बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, कल से हमने शुरू करी है 10th क्लास की सीरीज, जिसमें हम उसमें सोशल साइंस की चारों किताबें पूरी करेंगे। बच्चों, कल से हमने जो किताब शुरू करी थी वो थी इकोनॉमिक्स, उसमें हमने शुरू करा था पहला चैप्टर। कल बच्चों हमने ये पढ़ा था कि विकास होता क्या है। विकास के अंदर हमने ये देखा था कि लोगों के लिए विकास की क्या क्या धारणा है। जो एक के लिए विकास है शायद वो दूसरे के लिए विकास ना हो। हमने ये सारे एक चैप्टर में पढ़ा था। आज उसके आगे हम सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। देखिए, कल हमने यहां पर यह देखा था कि किसी भी देश को अगर हमें दिखाना है कि उस देश की आय ज्यादा है तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय निकालनी होगी। प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? उस देश की जो कुल आय होती है, उस देश की जो कुल आय होगी बच्चों, उसमें कुल जनसंख्या का क्या लगाना पड़ेगा? भाग लगाना पड़ेगा। और इसी से हमारे पास जो प्राप्त होगा वो होगी प्रति व्यक्ति आय। ये हमने कल पढ़ा था। हमने ये कहा था कि औसत आय को ही हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसी का दूसरा नाम औसत आय भी है। और ये क्या कहलाती है बेटा? देश की आय भी कहलाती है। तो आज हम आगे शुरू करते हैं, देखते क्या है। आज हमें पढ़ना है कि प्रति व्यक्ति आय के अनुसार जो देश हमें बांटते हैं कि हम कौन सा देश अमीर है कौन सा गरीब है, ये बांटता कौन है? ये बांटता है बच्चों विश्व बैंक। कि कौन सा देश समृद्ध है यानी वो ग्रोथ कर रहा है, विकासशील है या विकसित है, ये बांटता है विश्व बैंक। जो इस प्रकार बांटता है बच्चों कि प्रति व्यक्ति आय के द्वारा देशों का वर्गीकरण किया गया है विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, यानी कि याद रखना सबको, विश्व विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार देशों का वर्गीकरण प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है। यानी देशों का जो बंटवारा होता है आय के आधार पर वो होता है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार बेटा जिस देश की या जो देश जिसकी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय कितनी है $49,300 में, उसे अधिक समृद्ध अथवा उच्च आय वाला देश माना जाएगा। यानी जिस देश की आय डॉलर के अंदर $49,300 से ज्यादा है वो देश अमीर होगा। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर के अंदर बेटा 2500 प्रति वर्ष है या उससे भी कम है, वो निम्न आय वाला देश कहलाएगा। और बच्चों, भारत जो है बेटा वो है मध्य आय वाला वर्ग यानी मिडिल क्लास के अंदर आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 के अनुसार केवल कितनी है? $6,700 प्रति वर्ष यूएस डॉलर के अंदर। आय के साथ साथ बेटा हमें ये नहीं देख सकते, किसी देश को हम आय के अनुसार नहीं जोड़ सकते कि वो अमीर है या गरीब है। आय के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आय और अन्य मापदंड। प्रति व्यक्ति आय के अलावा अन्य मापदंड भी विकास को मापने के लिए आवश्यक होते हैं। विकास के लिए केवल आय जरूरी नहीं है, इसके लिए अन्य मापदंड भी होते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन दर, ये सभी। अब हम एक चीज समझते हैं कि ये तालिका क्या कहती है बेटा। राज्य के अनुसार देखा जाए तो हरियाणा जो राज्य है बेटा, उसकी प्रति व्यक्ति आय जो है 2021-22 के अनुसार वो थी $2,64,729। यानी वहां का जो एक आदमी है, ये व्यक्ति है, वो सालाना कितना कमाता है? $2,64,729। परंतु जो शिशु मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है प्रति 1000 बच्चों में जो मरते हैं बच्चे, उनकी वो संख्या कितनी है वहां पे? 28। यानी 1000 बच्चों में से वहां पर 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो 28 बच्चे मरते हैं प्रति वर्ष। और साक्षरता यानी कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो कितने हैं? 80%। और निवल उपस्थिति अनुपात का अर्थ होता है बच्चों, जो बच्चे छोटे हैं 7 से 15 साल की एज में और जो स्कूल जा रहे हैं, उनका अनुपात कितना है? वो केवल है बेटा 67%। वहीं आपके सामने एक राज्य और जो है केरल। केरल की प्रति व्यक्ति आय है बेटा $2,34,435 और वहां की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, वो सिर्फ कितनी है? 6 प्रति 1000 बच्चों पर। और वो जो साक्षरता दर है, इसलिए कहते हैं केरल सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है, वो है 96%। और वहां पे जो निवल उपस्थिति अनुपात है बेटा वो 77%। बिहार एक राज्य है जहां की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम मानी जाती है, वो है $47,498। और वह प्रति व्यक्ति 1000 बच्चों पर जो शिशु होते हैं उनमें 27 बच्चों की मौतें होती है। और 71% वहां पे साक्षर है और 55% बेटा निवल उपस्थिति अनुपात है 2019 के अनुसार। तो इससे हमें क्या समझते हैं? इस तालिका से स्पष्ट है कि अधिक प्रति व्यक्ति आय होने के बावजूद हरियाणा स्वास्थ्य यानी कि शिशु मृत्यु दर और शिक्षा साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल से पीछे है। इसका मुख्य कारण है केरल में बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाएं शिक्षा उपलब्ध होना है। भले ही हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में केरल से आगे है, परंतु वो शिक्षा, स्वास्थ्य और निवल उपस्थिति अनुपात में वो केरल से पीछे है।
शिशु मृत्यु दर क्या होती है बेटा? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, यानी 1 वर्ष में कोई सा भी वर्ष हो बच्चों, उसमें 1000 बच्चों ने जन्म लिया और साल भर से यानी 1 साल होने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, होती शिशु मृत्यु दर। साक्षरता दर क्या कहलाती है बच्चों? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। साक्षर का मतलब बच्चों जो पढ़े लिखे हैं। निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है बेटा? 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%, यानी वो जो बच्चे 7 से 15 साल की उम्र के जो स्कूल जा रहे हैं रेगुलरली, उनका अनुपात। ये आप एक बार नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं कि सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती है। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत प्रति व्यक्ति आय केरल के औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है? इसका कारण यह है कि बच्चों ये ऐसा क्यों कह रहा है बच्चों, ये सवाल क्या कह रहा है कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय तो ज्यादा है परंतु बाकी क्षेत्रों में वो केरल से पीछे क्यों है? इसका मेन कारण यह है, ये आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तु और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो। यानी ये कहना चाहता है कि आपके जेब में जो रुपया है वो सारी वस्तुएं नहीं खरीद सकता। इसलिए इकोनॉमिक्स में एक बात होती है बेटा, आवश्यकताएं होती है असीमित और संसाधन हमारे पास होते हैं सीमित। सार्वजनिक सुविधाएं वे सभी सेवाएं और वस्तुएं हैं जो सरकार या सार्वजनिक संस्थाएं नागरिकों को प्रदान करती है। इनमें समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध सेवाएं शामिल होती है। यानी सार्वजनिक सुविधाएं वो होती है जिसमें समाज के सभी नागरिकों के लिए वांछनीय वस्तुएं उपलब्ध होती है जिनका वे उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, जल संसाधन, बिजली, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा। ये सभी कौन उपलब्ध कराता है? भारत जैसे देश में सरकार। आज भी बहुत से राज्य भारत में पिछड़े हैं क्योंकि ये बुनियादी सुविधाएं आज भी सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई, और जिससे राज्य में सुविधाएं अच्छी है वहां का विकास स्तर भी बहुत अच्छा है। आज भी कई राज्य ऐसे बच्चों जहां पर पानी की समस्या अभी भी जन्म ले रही है, बहुत जगह ऐसा है जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है, कहीं पर शिक्षा सुचारू रूप से नहीं पहुंच पा रही है। ये सब किसके कारण होता है? सरकार के कारण होता है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अब इसको नोट कर ले एक बार। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं कि बीएमआई क्या होता है। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि एक प्रमुख और सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला माप है जिसमें वजन और ऊंचाई के अनुपात को दर्शाता है। और उसको हम ऐसे समझेंगे कि बीएमआई को श्रेणियां रखी गई बच्चों 4। जिनका वजन कम होता है वो कितने किलो से कम हो सकते हैं? 18.5 से। जो सामान्य वजन वाले नॉर्मल वेट वाले होंगे वो बीएमआई के अनुसार 18.5 से कितने होंगे बच्चे? 24.9 के बीच। और जो मध्यम वजन वाले बच्चे हैं ओवरवेट कहलाते हैं वो होते हैं 29.9 के बीच। अगर कोई मोटापे में है बच्चों को बच्चा तो उसका होगा बॉडी मास 30 से ज्यादा। किससे होगा बच्चों? 30 से ज्यादा। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आता है एमसीक्यू के अंदर। विश्व बैंक के मानव विकास विभाग द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पैरामीटर से देशों के विकास के स्तर का विश्लेषण किया जा सकता है। यह रिपोर्ट मुख्यतः व्यक्ति के जीवन में उपलब्ध संसाधनों और उनकी पहुंच के प्रति ध्यान केंद्रित करती है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आय और जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई मापदंडों का मूल्यांकन किया जाता है। यह आप नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों आज का हम आगे टॉपिक देखते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। क्या है बच्चों? HDI का मतलब क्या होता है? HDI का मतलब होता है मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में HDI सूचकांक का क्रमांक कुल 193 देशों में से है, यानी HDI 193 देशों में उपलब्ध है। जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना को दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। तो आपका एक और सवाल है, प्रति व्यक्ति आय की गणना किसमें की जाती है बच्चों? डॉलर में, ताकि उसकी तुलना की जा सके। ये इस तरीके से भी है की जाती है, $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तु और सेवाएं खरीद सके। विकास की धारणता क्या कहलाती है बच्चों? विकास की धारणता से अभिप्राय विकास की उस प्रक्रिया से है जब वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों को प्रभावित ना करे। अर्थात विकास की प्रक्रिया इस प्रकार होनी चाहिए जो समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के संतुलन को स्थायी रूप से बनाए
रखे। ये बात हो रही है बेटा सतत पोषणीय विकास, यानी कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों की बचत की जा सके। ये आज की भाषा में क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। विकास की धारणता नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के साधनों के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। नवीकरणीय क्या होता है बच्चों? ये वो साधन है जिनकी पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, पुनः लेकिन पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा जो हमें प्रकृति उपलब्ध कराती है, जल आदि। गैर नवीकरणीय क्या होते हैं? ये वो साधन है जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाएंगे और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो पाएगी, जैसे कि कोयला। एक बार धरती पर से कोयला पूर्णतः खत्म हो गया बच्चों, फिर इसकी प्राप्ति नहीं होगी, ईंधन आदि। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा बच्चों। इसकी पीडीएफ में अपने जो जीमेल अकाउंट उस पर डाल दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं जिस पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।